देख रहे हैं आज तक आपके साथ। हम दोनों लगातार मौजूद हैं क्योंकि 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला है। लेकिन उससे पहले पंजाब में बड़ी खबर आ रही है क्योंकि डीजीपी को बदल दिया गया है चुनावी तारीखों के ऐलान के पहले, और अब इस पर बवाल मचना तय है। यह निर्णय आया है कि डीजीपी बदल दिए गए हैं। पंजाब के जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला था, उसके बाद से लगातार बहुत तरह की बातें चल रही थी, लेकिन इस कदम के बाद अब यकीनन सरगर्मियां कुछ और बढ़ेंगी। ये सीधा आरोप था भारतीय जनता पार्टी का। तमाम केंद्रीय मंत्री हल्ला बोल रहे थे और उनका यह सीधा आरोप था कि डीजीपी इसके लिए जिम्मेदार है। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय हटाए गए हैं और वीके भवरा को नया डीजीपी बनाया गया है। सीधा आरोप था भारतीय जनता पार्टी का कि डीजीपी के क्लियरेंस के बाद ही सड़क मार्ग से जाने के लिए एसपीजी ने हामी भरी और एसपीजी फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिरोजपुर लेकर जा रही थी, उसी सड़क मार्ग से जिसका अप्रूवल दिया था डीजीपी ने। आखिर वहां पर जब विरोध प्रदर्शनकारी फ्लाईओवर पर मौजूद थे तो डीजीपी ने एसपीजी को क्लियरेंस क्यों दी, इसी को लेकर पूरी जंग थी और पूरा आरोप था भारतीय जनता पार्टी का। इस बीच हम आपको बता दें, ये तस्वीरें हम कैप्टन अमरिंदर की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दौरे की भी तस्वीरें हम दिखा सकते हैं क्योंकि उसी का एक साइड इफेक्ट इसे आप कह सकते हैं। लगातार ये माना जा रहा था कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय पर गाज गिर सकती है। बल्कि उस दिन फिरोजपुर के एमएलए परमिंदर सिंह पिंकी मेरे साथ फोन लाइन पर थे। उन्होंने कहा कि एसएसपी को हटाना गलत है, सीधे सीधे गलती डीजीपी की है, जबकि कोई कांग्रेस के विधायक है। तो संकेत साफ थे कि उन पर गाज गिर सकती है और आखिरकार पंजाब सरकार ने यह फैसला ले लिया। वाकई चूंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात होती है, सर्वोच्च अधिकारी की बात आएगी पुलिस बलों में, और इसीलिए अब डीजीपी को लेकर यह निर्णय। लेकिन अभी प्रतिक्रियाओं का इंतजार कीजिए कि क्या आगे निकलकर आता है। लेकिन यहां पर हम अपनी चर्चा जारी रखे हुए हैं। चुनावों का ऐलान होना है, लगभग 1 घंटे बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ये तय हो जाएगा कि कितने दौर में चुनाव होंगे और क्या नए दिशा निर्देश हमारे सामने। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता संजय शर्मा भी जुड़ रहे हैं। संजय ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। संजय, किन किन बदलावों की उम्मीद करें हम? पहला बदलाव तो ये कि कहा जा रहा है कि अब मीडिया को अंदर अलाउ कर दिया गया है, तो पहला बदलाव तो यही दिखाई पड़ रहा। पिछले कई चुनावों के ऐलान के समय लोकल यानी नेशनल चैनल और न्यूज़ चैनल के मीडिया को बाहर ही रखा जाता था, सिर्फ दूरदर्शन और एएनआई की टीम रहती थी। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि बाकी और चैनल्स को भी अलाउ किया जा सकता है। लेकिन जहां तक बात है रैलियों की, अभूतपूर्व तो चुनाव तो होंगे, क्योंकि चुनाव आयोग के अधिकारी ये ज़रूर कहते रहे हैं कि अब हम अपने संस्थान के स्टाक में बट्टा नहीं लगने देंगे। अब कोई भी अगर हमारे नियमों की गाइडलाइन की अनदेखी करेगा तो हम उसकी अनदेखी अब नहीं करेंगे। यानी सख्त एक्शन होगा, समय से एक्शन होगा, जल्दी एक्शन होगा। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि इस बार के चुनाव बहुत बदले बदले से नजर आएंगे। ये सच है कि जब तक मजमा नहीं लगे तो मदारी को मज़ा नहीं आता, और जब तक ढोल नहीं बजे तब तक नट तनी हुई रस्सी पर चल नहीं पाता। तो ऐसी मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से ऐसी सख्त गाइडलाइन कर देगा जिसकी वजह से नेताओं को और पार्टियों को लगेगा कि इससे बढ़िया तो वर्चुअल रैली ही कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि तेल घटता जाए और नाच बढ़ता जाए तो उससे कोई फायदा नहीं होता। संजय, कैसे फिलहाल क्या इस बार संजय किस तरह के प्यूरिटिव एक्शन की बात होगी? क्या उसकी रूपरेखा बताई जाएगी? मान लीजिए वो कहते हैं कि आप 500 से ज्यादा की रैली नहीं कर सकते, ये कैसे सुनिश्चित होगा? अक्सर हमने देखा है कि बयान देकर नेता निकल जाते हैं, फिर टीवी वाले जब दिखाते हैं, हो हल्ला होता है, तब उनसे चुनाव आयोग की तरफ से जवाब नहीं। बड़ी बात तो ये भी तो शादियों में तो गेस्ट काउंट हो नहीं पाता है। हाँ। 50 का अगर लिमिट लगा भी दिया जाता है तो कितने आए कितने गए कौन रख सकता है? अब रैली में तो और ज्यादा मुश्किल आ जाएगी इसमें। संजय, शादियों में यह होता है कि चुनाव आयोग का कैमरा नहीं लगा होता या सरकार के वीडियोग्राफर नहीं होते। यहाँ चुनाव आयोग का कहना है कि हम अपने ऑब्जर्वर्स भी बढ़ाएंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर्स बढ़ाएंगे, इसके अलावा जनता को जागरूक करेंगे ताकि वो स्वीप के जरिए जो इन्होंने ऐप बनाया हुआ है उस ऐप के जरिए जनता उस पर अपने फोटो और उस पर वीडियो अपलोड करे, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा बूथ की संख्या बढ़ाई जाएगी और वहाँ पर मतदाताओं की संख्या घटाई जाएगी। तो इसे देखते हुए ज़्यादा सुरक्षा बलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मुझे लग रहा 8 या 8 से ज़्यादा भी एक आध चरण ज़्यादा हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बूथों की संख्या बढ़ेगी तो सुरक्षा बल भी ज़्यादा ज़रूरी पड़ेंगे। फिर सुरक्षा बलों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की भी बात है। तो इस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जहाँ तक रैलियों की बात है, जुलूस जलसों की बात है, रोड शो की बात है, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियों की बात है, इस पर ज़रूर सख्ती रहेगी।
आयोग का साफ कहना है, करे कोई भरे कोई और मरे कोई अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब हमने तय कर लिया है कि करते हैं ये सारे लोग हमारी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं और बाद को अदालतें कहती हैं इनके खिलाफ मुकदमा चलाओ 302 का, ये जिम्मेदार हैं। इनका कहना है कि हम स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो देखते हैं, बाकी सारे लोगों ने, वक्ताओं ने बताया जिसमें तरह तरह की पतंगे उड़ाई जा रही हैं कि कितना होगा, लेकिन यहाँ अब चुनाव आयोग का मांझा सबसे मजबूत है, सारी पतंगे कटेंगी और इसमें पता चलेगा सिर्फ चुनाव आयोग की घोषणाओं की पतंग ही चलेगी। तो बस अब कुछ ही देर इंतजार है। मुझे लग रहा है कि 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, तो 3:45 के बाद ही तारीखों का ऐलान होगा, तब तक भूमिका और पीठिका चलेगी। चलिए, आप भी अगर चुनाव आयोग की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहते हैं और सवाल जवाब किए जाते हैं, जरूर पूछिएगा कि प्यूनिटिव एक्शन क्या, कौन सा एक्शन वो लेंगे, क्योंकि हम अक्सर इसी पर बातचीत हो रही थी। प्रभु चावला जी का भी यही कहना था कि बोलते सब है, लेकिन बाद में हम कुछ चुनाव में रैली कुछ दिन के लिए प्रतिबंधित कर देते हैं, फिर वही ढोल सब पीटने लगते हैं। हिमांशु, जल्दी से आपके पास आते हुए, देखिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का मामला पंजाब में तो हुआ है, लेकिन यूपी के चुनाव में भी उसी तरह से गूंजेगा, उसी तरह से उसका सियासी इस्तेमाल किया जाएगा। दिलचस्प है कि कोड ऑफ एथिक्स लगने के पहले पंजाब के जो डीजीपी है उनको बदल दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई कार्रवाई अभी नहीं हो सकती है, मंडे को इस पर हम बातचीत आगे करेंगे। सुनवाई कल फिर से होनी है, मंडे को, परसों, लेकिन उससे पहले आज ट्रांसफर हो गया है डीजीपी का। देखिए, इसमें एक तरीके से टेक्निकल चीज है ये। आप याद कीजिए अंजना, कुछ दिन पहले यूपीएससी ने 3 नाम भेजे थे सरकार को कि इनको डीजीपी बनाया जा सकता है। जो अभी वर्तमान में डीजीपी हैं उनके पास टेम्परेरी चार्ज है। उन 3 नामों में जो वर्तमान में डीजीपी हैं उनका नाम नहीं था, तो उसको उस यूपीएससी का जो रिकमेंडेशन था उसको पंजाब सरकार ने मान लिया और नए डीजीपी को बना दिया। तो पुराने डीजीपी क्योंकि टेम्परेरी थे उनको हटा दिया गया है। ये मेरी जानकारी है, क्योंकि कुछ दिन पहले 3 नामों की रिकमेंडेशन यूपीएससी ने की थी पंजाब के नए डीजीपी के लिए। उसमें वर्तमान के जो डीजीपी हैं उनका नाम नहीं था, और जो वर्तमान डीजीपी हैं वो सिद्धू की चाहत के कारण बनाए गए थे। और इसीलिए एक तरीके से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध जो लगी थी, जो चूक हुई थी, उसको लेकर पंजाब सरकार ने एक नया रास्ता अपनाने की कोशिश की है कि जो डीजीपी है उनको हटा भी दिया और कार्रवाई भी दिखा दी, और यूपीएससी का जो रिकमेंडेशन था उसको मान भी लिया। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट जो उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन देगा वो देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं 312 सीटें जीती थी उन्होंने उत्तर प्रदेश में, और उनके सहयोगियों की संख्या को मिला दिया जाए तो 324 सीटें बनी थी। उत्तराखंड के अंदर 2 पार्टियों के बीच की लड़ाई, उससे पहले तो पार्टी के भीतर की जो लड़ाई होती है उसके समीकरण तलाश लेने होते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, प्रभु चावला, विनोद अग्निहोत्री और साथ में संजय कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, कोई ऐसी मिसाल आपको पहले की याद आती है जब भारत में चुनाव हुए हो, या फिर अगर हम समूची दुनिया की भी किसी मिसाल को इस तरह के याद करने का प्रयास करें जहां पर बंदिशों के बीच इस तरह से चुनाव हो? और चूंकि भारत की आबादी इतनी बड़ी, सबसे बड़ा लोकतंत्र हम, ऐसे में कहीं कोई ऐसी मिसाल नजर आती है? अपनी तरफ से नेताओं ने जरूर किया। हमने 2013 के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर 3D रैलियां देखी, लेकिन और कुछ याद आता है जिसका अनुकरण हो सके इसमें? नहीं श्वेता, मुझे लगता है कि जो कुछ भी बंदिशें पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स ने अपने ऊपर स्वयं लगाई, वही हमें बंगाल में देखने को मिला। आपको याद होगा आखिरी के चरणों में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों को एक तरह से कैंसिल कर दिया था। इस तरह की बंदिशें, लेकिन इलेक्शन कमीशन बंदिशें तो लेके आते हैं। आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, वो एक तरह की बंदिश है, वो एक तरह का पैमाना है कि आपको कैसे बिहेव करना है क्या चुनाव के दौरान, चुनाव की रैलियों में। लेकिन उसका आए दिन उल्लंघन होता रहता है। तो जो नॉर्मल डेज में भी जो बंदिशें, जिन बंदिशों का ऐलान किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो फॉलो नहीं होता है। अब देखते हैं आज जब चुनाव के तारीखों की घोषणा होगी, किस तरह के बंदिशों का ऐलान किया जाएगा। और जिस बात की चर्चा प्रभु जी भी कर रहे थे, उन जो गाइडलाइंस उसको फॉलो करवा पाना तो अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। अब देखिए किस तरह से इलेक्शन कमीशन किस तरह का प्यूनिटिव एक्शन, जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे थे, प्यूनिटिव एक्शन की जरूरत है, सिर्फ बंदिशों की जरूरत नहीं होगी। जब प्यूनिटिव एक्शन 1-2 बार लिया जाएगा तभी उन बंदिशों को पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर सीरियसली ले। हिंदी में बताएं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, मतलब कोई कार्रवाई जब तक सख्त नहीं होगी तब तक सबको समझ नहीं आता है, क्योंकि चुनाव और चुनाव के पहले सबको ये लगता है ताकत पूरी झोंकनी है, कोई कसर कहीं पे छूटी ना रह जाए,
कोई रिस्क मोल लेना ही नहीं चाहता है। आप देखिए ना, अद्भुत देश है श्वेता, ये पहली बार हम नहीं कर रहे हैं। 2020 में भी चुनाव किए, 2021 में, हर बार महामारी के दौर में चुनाव की प्रक्रिया, और चूंकि उसमें संविधान का हवाला दिया जाता है, 3 ही परिस्थितियों में चुनाव आगे किए जा सकता है, इमरजेंसी हो, कोई एक्सटर्नल अग्रेशन हो, और इन्हीं तमाम चीजों का, पैंडेमिक में हो क्या हो, इसके लिए तरीका तो देश की संसद को ही खोजना होगा। अग्निहोत्री जी, आपके पास आते हुए, बूथ संख्या बढ़ा देंगे, क्या क्या नए वो रूल्स लेकर आते हैं, सबकी नजर रहेगी। कितने चरणों में भी ये चुनाव होता है, कितनी देर तक, इस पर नजर रहेगी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के चुनाव तो हमेशा जो है 6, 7, 8 चरणों में हुए हैं, और इस बार भी वही संभावना है, ज्यादा लगती है। उत्तराखंड और पंजाब और गोवा और बाकी राज्यों के चुनाव 1 या 2 चरण में हो जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में 6 चरण वैसे ही होंगे। लेकिन जहां तक कोरोना की बात हम लोग कर रहे थे, मुझे लगता है, देखिए, चुनाव आयोग या किसी भी संस्था की साख, जिसका इकबाल जो होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब TN शेषन ने कार्यभार संभाला था, उसके पहले चुनाव आयोग का नाम लोग नहीं जानते थे, और कोई बंदिश नहीं थी, कुछ नहीं था। रात 1-2 बजे तक मीटिंगें होती थी, पोस्टर, बैनर, जुलूस, जलसे, इतना पैसा खर्च होता था, सब होता था। उसके बाद सेशन ने जो सारा, कोई संवैधानिक चेंज नहीं हुआ, सारे अधिकार चुनाव आयोग के थे, उनको खाली उन्होंने अमल में लाए, और स्थिति ये हो गई कि हम लोग चुनाव कवर करने जाते थे तो लगता ही नहीं था किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, ना कहीं झंडा, ना कहीं पोस्टर, ना कोई रैली, बिल्कुल एकदम सन्नाटे वाले चुनाव होते थे। तो अपने आप राजनीतिक दलों ने उनको मानना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको डर था कि जिस पॉजिटिव एक्शन की आप बात कर रहे हैं, जिसको हिंदी में हम दंडात्मक कार्यवाही कह सकते हैं, कि अगर ऐसा किया तो नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा, अगर ऐसा किया तो कोई तुरंत जो है बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। ये डर जो था, यही राजनीतिक दलों को विवश कर रहा था कि वो पालन करने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे सेशन के जाने के बाद कुछ समय तक वो चला, और धीरे धीरे वो जो है नियमों में ढील मिलती गई, और कार्रवाई होना जो है बिल्कुल एक तरह से सपना जैसा हो गया कि FIR हो जाती है, सब हो जाता है, लेकिन चुनाव के बाद पता नहीं लगता क्या हुआ, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो वो डर जो था, वो डर निकल गया, और फिर तो ये हो गया कि भाई जो चाहो करो, अरे क्या होगा कि FIR हो जाएगी, एक नोटिस आ जाएगा, 2 दिन के लिए प्रचार बंद हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या करेगा चुनाव आयोग। तो ये जो समस्या है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए अग्नि परीक्षा है ये चुनाव, कि इसमें, उन चुनावों में उसको एक बार फिर से अपनी पुरानी साख वापस लानी होगी, कि चुनाव आयोग के एक नोटिस का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी है कि साथ साथ कि चुनाव आयोग के जो नियम कानून और जो आचार संहिता बने, उसका पालन खुद भी करें। और ये जिम्मेदारी, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की है, जो देश के बड़े राजनीतिक दल हैं। अगर वो करेंगे तो जाहिर है क्षेत्रीय दल भी फिर उसका अनुसरण करेंगे। तो मुझे लगता है एक तरफ कानून पालन की करवाने की जिम्मेदारी जहां चुनाव आयोग की है, वहीं राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है कि वो पूरा सहयोग करें, क्योंकि सवाल लोगों के जीवन का है। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। प्रभु चावला जी, आपके पास भी आएंगे। मुझे लगता है कि ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम लोग जरा चर्चा कर लेंगे कि 5 राज्यों में जो जबरदस्त मुकाबला है, वो किन की पार्टियों के बीच में ये वरिष्ठ पत्रकार देख रहे हैं, और किसका पलड़ा भारी रहता है, ये भी जरा बातचीत कर लेंगे। एक छोटे ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। ठीक 3:30 बजे चुनावी तारीखों का ऐलान होगा 5 राज्यों के लिए। देखते रहिए आज तक। पर बात करने की शुरुआत तो करेंगे, लेकिन अंजना, अभी थोड़ा सा और गाइडलाइंस पर ही मैं रहना चाहती हूँ। प्रभु चावला जी, राजनीतिक पार्टियों का समझना, कार्यकर्ताओं का समझना वो एक तरफ है, जनता का समझना भी एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। क्या हम ये समझ सकते हैं कि लोग भी एक अलग तरह के चुनाव के लिए तैयार होंगे? उस चीज को स्वीकार करना, जनता के जरिए इसकी सफलता बहुत बड़ी बन सकती है, चाहे नेता रैली करें चाहे नहीं करें। श्वेता जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर ये हम मान करके चल रहे हैं कि जनता जो आती है वो न्यूट्रल है, यानी कि कार्यकर्ता नहीं आते, जनता आती है। मेरा मानना यह है कि मैंने भी 40 साल से इलेक्शन कवर किए हैं। पहले जनता जरूर आती थी, परंतु जनता नहीं आती, क्योंकि हार्ड लोग आते हैं। हर पार्टी लोग अपने लोगों को बसें लगा करके, ट्रेन भेज करके लोगों को भेजती है। तो ये बेसिकली जो आज जनता इतनी आ रही है, वो कोई ऐसे लोग नहीं है जिनको नेताओं को सुनने के लिए आ रहे हैं। कि नेताओं को सुनने के लिए बड़े माध्यम और भी हैं, टीवी है, यूट्यूब है, बाकी सब कुछ है। आजकल की जनता वोटर नहीं है जो एक्चुअली वोटर करने आता है, वो कार्यकर्ता है जो हर रैली में पहुंच जाता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खरीद करके लाया जाता है, उनको भाड़ा दे करके लाया जाता है। तो 90% प्रेजेंस जो रैलीज के अंदर होती है वो हार्ड क्राउड है, ये मेरा मानना है। इसके पीछे मेरे पास एविडेंसेस भी काफी हैं और हमने कवर भी काफी किया है। तो आपको ये सोचना होगा, अल्टीमेटली लीडर को डिसाइड करना है कि हमने कितने लोगों को वहां पर ला इकट्ठा करना है। कंपटीशन इस बात का कि मेरी रैली उससे बड़ी रैली है। ये कंपटीशन नहीं है कि मेरी रैली में मेरे कार्यकर्ता आए हैं कि नहीं आए हैं, क्योंकि कार्यकर्ता अगर आते हैं तो उसे एक जोश बनता है, उसे एटमॉस्फेयर बनता है। ये आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की बात होती है। तो मैं ये कहूंगा कि जिम्मेवारी सबकी सब
पॉलिटिकल नेताओं के ऊपर हैं। वो अपनी शक्ल दिखाने के बजाय मास्क हटा करके गाड़ियों पे खड़े हो जाते हैं, अपने रथों के ऊपर खड़े हो जाते हैं, स्टेज के ऊपर खड़े हो जाते हैं, वो मास्क नहीं पहनते। लोगों कहते हैं मास्क पहनिए। आप देखिए, मैं कहना नहीं, किसी के नेता का नाम नहीं लेना चाहता, ये दिल्ली के अंदर या बाकी जगह जाकर के आप देखते हैं, वो कहते हैं मास्क पहनिए, टीवी के अंदर भाषण देते हैं मास्क मत पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, परंतु कभी आपने उनको देखा कि वो खुद कर रहे हैं? यू मस्ट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। पर हमारे नेता कुछ भी प्रीच बहुत कुछ करते हैं, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसलिए नेताओं की जिम्मेवारी है कि अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करें। हमें एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा ऐसी रैलियां बन जाती है और दिलचस्प है। टीवी पर सब समझाते हैं मास्क कैसे पहनिए, नाक के ऊपर, इधर नीचे, सामाजिक दूरी रखिए, और रैली में इनके विजुअल्स आप देख लीजिए, समझ जाएंगे कि उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, आधा घंटा वक्त ही बचेगा, चुनावी तारीखों का ऐलान 5 राज्यों के लिए। देखते रहिए आज।